गरीबी तो हम लोगों ने देखी थी, लेकिन गरीबी की भी रेखा को पार कर दे, वह सब हम झेल रहे थे। हमारे घर में खाने तक को एक गेहूं का दाना तक नहीं था। हालांकि मेरी बहन ने, मेरे पिताजी, माँ और मैं, मेरी माँ और पिताजी की दवाइयां भी चलती थीं, और कमाने वाला कोई नहीं था। मेरे पिताजी छोटी मोटी नौकरी करते थे, जिससे उनके 1-2 हज़ार रुपये मिलते थे, और मैं भी कहीं ना कहीं ढाबे पर काम करता था, जिस वजह से मुझे भी 1-2 हज़ार ही मिलते थे। लेकिन इन सब से गुजारा कैसे हो पाता, क्योंकि पिताजी को भी तो दवाइयां लेनी होती थी, और माँ की भी दवाइयां लेनी होती थी, और हम लोग पढ़ाई तो कर ही नहीं पाए थे, क्योंकि अगर हम लोग पढ़ने बैठ जाते तो हमारे घर का चूल्हा नहीं जलता। इतनी गरीबी के दिन हम काट रहे थे। सोते सोते मेरे मन में बस यही ख्याल आता था कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि अपने माता पिता को जिंदगी दे दूं, उन्हें इन सब परेशानियों से मुक्त कर दो। लेकिन मेरे लिए ये बस में नहीं था। मैं हर जगह करता था कि मुझे कोई अच्छा काम मिल जाए, लेकिन मैं अनपढ़ था, इसीलिए मुझे कहीं पर भी कोई अच्छा काम नहीं मिलता था। कोई काम मिलता था तो वह तो ढाबे पर या फिर होटल पर काम मिलता था, जिसकी सैलरी इतनी होती थी कि हमारे एक दिन का भी गुजारा ना हो। कभी कभी मैं रोड के किनारे खड़ा होकर लोगों को बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हुए देखता था, तो मन में सोचता था कि कितने ऐश होती है, ये लोग गरीबों को दान में कुछ क्यों नहीं देते। काश मैं भी इन लग्जरी गाड़ियों में कभी घूम लूंगा। लेकिन यह सब मेरे ख्वाब थे। आखिर मैं इन सब ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत तो करनी ही थी, लेकिन मेहनत करूं कहां से? मेरे पास तो कोई काम ही नहीं था। हाँ, दुनिया में काम की कोई कमी नहीं है, लेकिन हर कोई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही अपने काम पर रहता है। लेकिन मुझे तो सिर्फ अपना नाम तक लिखना आता था। मेरी बहन सिलाई करके घर का थोड़ा बहुत खर्चा उठाती थी, और मेरे पिताजी और मैं थोड़ा बहुत कमा लाते थे, जिससे दवाई पानी का खर्चा पूरा हो जाता था। लेकिन आगे की जिंदगी में हमारे साथ क्या होने वाला था, इसका अंदाजा तो बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता। दरअसल मेरा नाम प्रवीण है। मैं बड़ी गहरी सोच में बैठा हुआ था, उलझ रहा था कि आखिर क्या माजरा है। मेरी बहन इतनी बदली बदली क्यों है? मेरी बहनों के मिजाज क्यों बदल गए हैं? मेरी बहन ने तो बहुत सीधी थी, मैंने तो कुछ जानती भी नहीं थी। आखिर मेरी बहनों के साथ क्या हो रहा है? आखिर वह मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रही है? मैं किसी भी तरह इस बात का पता लगाना चाहता था कि मेरी बहनें क्या करती फिर रही है। एक दिन मैं अपनी बहनों का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच गया था। वहां जैसे ही मैं पीछे पीछे गया, तो मेरी बहन ने एक ऐसे इंसान के साथ मौजूद थी जिसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। और अब मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि मेरी बहन ने यहां पर क्या करने आते हैं। मैं दो बहनों का इकलौता भाई और अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। हम लोग बहुत गरीबी की जिंदगी गुजार रहे थे। मेरी तकदीर बड़ी खराब थी। मैं पढ़ा लिखा नहीं था, क्योंकि हमने शुरू से ही गरीबी की जिंदगी गुजार रहे थे। या तो हम लोग खाने से पेट भर सकते थे, या फिर हमारे पिता हमें पढ़ा सकते थे। मेरे पापा भी एक स्कूल में मामूली से वॉचमैन थे, जिनको बड़ी मुश्किल से यह नौकरी मिली थी। जब मैं इस दुनिया में आया भी नहीं था, और मेरी सबसे बड़ी बहन, जो उस समय सिर्फ 4 साल की थी, तब हमारे घर के हालात बहुत अच्छे हुआ करते थे। पापा का अच्छा खासा अपना कारोबार था, हमारा बड़ा सा घर था। मेरे मम्मी पापा एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ जब रात के अंधेरे में हमारे घर पर चोर घुस आए, और उन्होंने हमारे घर से सारा सफाया कर लिया। उस दौरान मेरे मम्मी पापा दूसरे शहर में अपने किसी से रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए हुए थे। जब वह लोग वहां से वापस आए और उन्होंने देखा कि चोरों ने ताला तोड़कर उनके घर की चोरी कर ली है, और सारी तिजोरियां और पीतल का रखा हुआ पापा का सामान भी चुरा लिया है, तो पापा के होश उड़ गए थे। मेरे पापा जिन लोगों के काम करवाया करते थे, उन लोगों को भी पैसे देने थे, और जिन लोगों का माल मेरे पापा के पास रखा हुआ था, उन लोगों को भी मेरे पापा को उनके हिसाब देना था। लेकिन अब तो सब कुछ चोरी हो चुका था। पापा ये सब कैसे कर सकते थे? सरदारों के कर्ज से तंग आकर मेरे पापा ने अपना घर बेच दिया। बस उसी दिन के बाद हमारे घर में गरीबी ने जन्म ले लिया, और मेरे पापा के हालात सुधरने की बजाय दिन ब दिन बिगड़ते चले गए।
इतने बिगड़ गए कि उन लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। बड़ी मुश्किल से मेरे पापा को स्कूल में वॉचमैन की नौकरी मिली थी। फिर हम दोनों भाई बहन इस दुनिया में आए थे। सबसे बड़ी मेरी बहन थी, उसके बाद में था, और मुझसे छोटी मेरी एक और बहन थी। घर के हालात खराब होने की वजह से हम दोनों भाई बहन में शिक्षा नहीं सके थे। यही वजह थी कि जैसे ही मेरी उम्र 14 साल हुई थी, मैं घर के हालात देखते हुए कोई काम ढूंढने के लिए निकल गया था, क्योंकि मुझे बचपन से ही अपने घर के हालात सुधारने की बहुत फिक्र थी। मेरी बड़ी बहन कपड़ों की सिलाई किया करती थी, वह घर का थोड़ा बहुत बहुत उठा लिया करती थी। मेरी बहनों ने कभी भी अपने शौक पूरे नहीं किए थे। वह बेचारी बहुत शरीफ थी। पापा ने हमेशा उनको समझाया था, बाहर के लोगों पर कभी विश्वास मत करना, अपने पिता की इज्जत को कभी मत रोना। तो वह यह बात अच्छी तरह से याद रखती थी। मेरी बड़ी बहन सबसे ज्यादा समझदार थी। वह चाहती थी कि किसी भी तरह से घर के हालात बेहतर हो जाएं, मगर शायद भगवान को यह कोर मंजूर था। माँ की भी कभी कभी तबीयत खराब रहने लगी थी, और पिताजी को डायबिटीज की बीमारी थी। उनका भी इलाज चलता रहता था। पापा ने बहुत कोशिश की थी कि वह आने वाले समय में जब अपनी बेटियों शादी करे तो उनके लिए थोड़ी सी सेविंग्स भी से कर ले, मगर लाख कोशिश करने के बावजूद भी सेविंग नहीं हो सकी थी। जितनी सैलरी पापा लाया करते थे वह सभी खत्म हो जाती थी। मैंने भी नौकरी ढूंढने की बहुत तलाश की थी, मगर आजकल इंसान का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। पढ़े लिखे लोगों को आसानी से किसी भी तरह की नौकरी मिल जाती है, लेकिन मुझे तो अनपढ़ होने की वजह से कोई भी अपने यहाँ नौकरी रखने के लिए तैयार नहीं था। फिर बड़ी मुश्किल से मुझे एक ढाबे पर खाना सर्व करने की नौकरी मिल गई थी। वहां पर मुझे ढाबे की साफ सफाई भी करनी होती थी। मुझे वह लोग महीने के 2-3 हज़ार दे दिया करते थे, जिससे ज्यादा फायदा तो नहीं होता था। हाँ, लेकिन इतना जरूर था कि मैं कुछ तो कमा ही लिया करता था। खाली रहने से बेहतर तो इतने पैसे भी काफी होते थे। कई साल इसी तरह हमने परेशानियों से लड़ते हुए गुजार दिए थे। मेरे पापा चाहते थे कि वो वॉचमैन की नौकरी करना छोड़ दें, लेकिन कोई दूसरी नौकरी मिलती नहीं तो वॉचमैन की नौकरी छोड़ते भी तो कैसे। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पापा को स्कूल के ही प्रिंसिपल ने अपने स्कूल के वॉचमैन से हटाकर अपने ही घर के बंगले में नौकरी दे दी थी। पापा वहां पर वॉचमैन की नौकरी करने लगे थे। प्रिंसिपल ने मेरे पापा को अपने बंगले की निगरानी करने के लिए ज्यादा पैसे देने को कहा था। उन्होंने देखा कि मेरे पापा काफी टाइम से उनके स्कूल में वॉचमैन की नौकरी कर रहे हैं, जिसको उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ निभाया था। कभी भी मेरे पापा का किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ था, और ना ही कभी उन्होंने किसी के साथ बेईमानी करने की कोशिश की थी। प्रिंसिपल साहब इसी बात की तारीफ किया करते थे, और उन्होंने यही सारी खूबियां देखते हुए मेरे पापा को अपने बंगले में नौकरी दे दी थी, जबकि स्कूल के लिए कोई दूसरा वॉचमैन रख लिया था। मेरे पापा ने बताया था कि प्रिंसिपल सर के बंगले के अंदर किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। यहां तक कि ना तो मेरे पापा बंगले के अंदर जा सकते थे और ना ही वहां के सुपर वगैरह प्रिंसिपल के घर में क्या चल रहा था, ये बात तो वही जानते थे। हमें तो सिर्फ पैसों से मतलब था। मेरे पापा ईमानदारी से नौकरी करते थे, और जिसके प्रिंसिपल सर मेरे पापा को अच्छे खासे पैसे दे दिया करते थे। अब हमारे घर के हालात में धीरे धीरे बदलाव आने लगा था। न जाने क्यों अपने घर में नौकरी करवाने से प्रिंसिपल सर को मेरे पापा से बड़ी हमदर्दी हो रही थी, और वह मेरे पापा की काफी हद तक मदद किया करते थे। कभी कभी सैलरी महीना होने से पहले ही दे दिया करते थे, तो कभी कभी महीने के बीच में भी पापा को अलग से पैसे दे दिया करते थे। उन्होंने कहा था, मेरे बंगले की तुम्हें रखवाली करनी है, मेरे बंगले के अंदर कोई भी अनजान इंसान नहीं जाए। पापा ने कहा था, आप फिक्र मत करो, मैं आपके बंगले की अच्छी तरह से रखवाली करूंगा। मैं जाने प्रिंसिपल के बंगले के अंदर ऐसा भी क्या था, ये बात तो मेरे पापा भी नहीं जानते थे, और ना ही मेरे पापा ने इस बात को कभी जानने की कोशिश की थी। हाँ, लेकिन इतना जरूर था कि जिस समय प्रिंसिपल सर स्कूल में हुआ करते थे, उस समय बंगले के अंदर कोई भी नहीं जा सकता था। फिलहाल जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। थोड़े पैसे में लाकर दिया करता था। कुछ पैसे मेरी बड़ी बहन दिया करती थी, और कुछ पापा के महीने की सैलरी हुआ करती थी। इससे हमारा गुजारा आसानी से हो रहा था, और घर का किराया भी
आराम से निकल जाता था, क्योंकि हमारा घर बेचने के बाद पापा ने किराए के घर में रहना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे घर के हालात में कुछ चेंजेस आना शुरू हुए थे। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी में थोड़ा सा सुकून आने लगा है। जिंदगी की धीरे धीरे परेशानियां कम होती जा रही थी। मगर इस दौरान पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। न जाने पापा को क्या हो गया था। मैं पापा को डॉक्टर के यहाँ लेकर गया तो डॉक्टर ने बताया था कि मेरे पापा टेंशन बहुत लेते हैं। अब पापा को की बात की टेंशन थी। अब तो प्रिंसिपल जी भी मेरे पापा पर काफी मेहरबान थे। मेरे पापा को बहुत समझाने की कोशिश की। आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। मैं अभी भले ही कम पैसे कमाता हूं, मगर धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर दूंगा। मगर पापा मुझे तसल्ली देने के लिए कह दिया करते थे कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है। मैं जानता था कि जरूर पापा को मेरी बड़ी बहन की शादी की फिक्र हो रही है। मैंने पापा को भरोसा दिलाया था कि मैं उनकी शादी करवा लूंगा और खूब धूमधाम से करवा लूंगा। आप देखना, आपकी बेटी अपनी ससुराल में राज करेगी और वह खुशी खुशी यहां से विदा होकर जाएगी। मेरी बातों पर पापा को तसल्लीमंद तो हो जाते थे, मगर वह हमेशा यही सोचते थे कि ऐसा तो कहने से नहीं होता, बल्कि करने से होता है। अब पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वह नौकरी पर भी जाते थे तो मुझे बार बार उनकी फिक्र लगी रहती थी। इसीलिए मैं बार बार फोन करके उनसे उनकी तबीयत के मैं पूछता रहता था। पापा कहते थे, मैं ठीक हूं, तुम मेरी फिक्र मत करो। यहां पर प्रिंसिपल साहब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। प्रिंसिपल साहब सच में बहुत अच्छे थे। वह मेरे पापा का ख्याल तो रखते थे, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रहे थे, ये बात मैं नहीं जानता था। मेरे पापा तो उनके स्कूल में भी नौकरी नहीं करते थे। तब तो उन्होंने इतनी मेहरबानियां नहीं थी। अब अचानक बंगले की नौकरी देते ही उन्हें क्या हो गया था। वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था। कई साल इसी तरह से गुजर गए थे। हम लोग नहीं जानते थे कि पापा हमें इतनी जल्दी इस दुनिया से छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि आप पापा की डायबिटीज काफी हद तक बढ़ चुकी थी। एक दिन पापा को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। पापा की मौत पर मैं और मेरा पूरा परिवार बिलक बिलक कर रोया था, क्योंकि हम लोग अपने पापा से बहुत प्यार करते थे। मेरी समझ आ गया था कि मैं क्या करूं, क्योंकि पापा के मरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियों का बोझ मुझ पर आ गया था। मेरी बहन की उम्र भी काफी हो चुकी थी। मुझे उसकी शादी की फिक्र लगी रहती थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि मैं अभी भी ढाबे पर ही नौकरी कर रहा था। मैंने उस ढाबे पर पूरे 6 साल नौकरी की थी। महीने के 2000 से मेरी वहां पर शुरुआत हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे नौकरी करते करते मेरे वहां पर 5000 रुपये की सैलरी हो गई थी, क्योंकि ढाबे पर मैं ज्यादा काम नहीं करता था। मुझे वहां पर सिर्फ लोगों खाना शर्म करना था और उनकी टेबल साफ करना होता था। मामूली सा ढाबा था, इसीलिए वहां के काम करने वाले लोगों को भी मामूली से ही सैलरी मिला करती थी। उस समय मुझे वो 5000 बहुत लगते थे, क्योंकि उस दौरान मेरे पापा भी अपनी सैलरी लाया करते थे और हम दोनों भी मिला सैलरी खर्च कर का निकल ही जाता था। लेकिन जब पापा की मौत हो गई और उसके बाद सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गईं, तो ये सब कुछ करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। 5000 तो ऐसा लगता था जैसे आए और खत्म हो गए। 5000 से तो कुछ भी नहीं होता था। मेरी बहन भी अब कपड़ों की सिलाई के पैसे दिया करती थी, तो वह सिर्फ 3 या 4 हजार होते थे, क्योंकि मेरी बहन घर के काम भी देखती थी। उसके पास सिलाई भी आती थी, लेकिन उसे जितना वक्त मिलता था वह उतनी ही सिलाई कर पाती थी। घर के काम भी करना और सिलाई भी करना। इस दौरान वह अपनी ही सेहत पर ध्यान नहीं देती थी और न ही आराम करती थी, जबकि मेरी छोटी बहन हम सबकी बहुत लाडली थी। इसलिए मैंने उसे घर पर की कोई जिम्मेदारियां नहीं डाली, जबकि मां भी बीमार रहने लगी थी। उनसे घर का ज्यादा काम नहीं होता था। वह सिर्फ 2-3 काम कर लिया करती थी। ज्यादातर घर के हर काम की जिम्मेदारी मेरी बड़ी बहन पर थी, और अब पापा के मरने के बाद घर की बाकी की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। अब मुझे कुछ भी करके दूसरी नौकरी की तलाश करनी थी। मेरे पापा की मौत पर प्रिंसिपल साहब भी हमारे घर अफसोस करने के लिए आए थे। जब मम्मी उनके सामने फूट फूट कर रो रही थी और वह कह रही थी कि मेरे पति तो इस दुनिया से चले गए, अब सिर्फ बेटा बचा है। बेटे के भी अच्छी नौकरी नहीं है। मेरे पति को सबसे ज्यादा फिक्र
अपनी बेटियों की शादी की थी। वह यही सोचते थे कि बेटियों की शादी किस तरह होगी, हम लोगों का गुजारा कैसे होगा। हम किराए के घर में रहते हैं। तभी प्रिंसिपल साहब ने कहा कि आपकी बेटियों की शादी की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। आप लोग इसके लिए कोई अच्छा रिश्ता तलाश कर लीजिए। जब लोग आप शादी रख लेंगे तो मुझे बता देना। खाने पीने बारात की सेवा करने के लिए गहने जूते कपड़े सबकी व्यवस्था में कर दूंगा। आप लोग किसी भी तरह की कोई फिक्र मत करना। उनकी ऐसी बातें सुनकर हम लोग तो हक्का बक्का रह गए। भला एक ऐसा इंसान हमारे लिए ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन फिर हमें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हमें लगा कि पिताजी ने शायद प्रिंसिपल सर के साथ इतनी ज्यादा बनाकर रखी थी कि आज वह हमारे काम आ रहे हैं। हम सब लोगों ने प्रिंसिपल साहब का धन्यवाद किया और वह जाते जाते कहने लगे कि आपके बेटे को भी अब मेरे घर पर भेज देना, क्योंकि इसके पिता की जगह इसे ही तो नौकरी करनी है। और इसके पिता को जितनी सैलरी मिलती थी उससे 2 गुना सोल सैलरी में इसे दूंगा। बाकी अगर इसने जमकर काम किया तो और भी ज्यादा बढ़ा दूंगा। अब यह सुनकर तो हम अरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। अब प्रिंसिपल सर के जाने के बाद हम सब लोगों ने खूब एंजॉय किया। अब मैं दूसरे दिन नौकरी पर जाने लगा और वहां पर जाकर बैठ जाता, क्योंकि मेरा काम सिर्फ बंगले की रुखाली करना था। प्रिंसिपल सर मुझे कहकर जाते हैं कि मैं स्कूल में जा रहा हूं, पीछे से घर में कोई भी नहीं आना चाहिए, और अंदर से तुम्हें किसी भी तरह की कोई आवाज हाय हाय तू तो इग्नोर करना है। यह सुनकर मुझे बड़ा ही अजीब लगा कि प्रिंसिपल सर तो स्कूल के लिए जा रहे हैं, तो भला अंदर से आगे इसकी आवाज आ सकती है। और जहां तक मुझे पता था, प्रिंसिपल सर बिल्कुल कमा रहे थे। उनके माता पिता तो इनके बचपन में गुजर गए थे और उन्होंने आज तक शादी भी नहीं की थी, तो घर में कौन हो सकता है। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है इनके कोई रिश्तेदार होकर थोड़ी ही देर में बैठा ही था कि अंदर से किसी की चिल्लाने की आवाजें आने लगी। अब मुझसे रहा नहीं गया। पहले तो मैंने रिश्तेदार समझकर छोड़ दिया, लेकिन फिर मैं मुझसे रहा नहीं गया और मैं धीरे से बंगले के अंदर चला गया और चुपकर छत के ऊपर चला गया। छत पर जाकर जो कुछ भी मैंने देखा, उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मैंने देखा कि 3 लड़के एक लड़की का बलात्कार कर रहे हैं। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने झट से पुलिस को फोन लगाया और वहां पर पुलिस आ गई। पुलिस ने आकर हम सबको गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने प्रिंसिपल को भी घर पर बुला लिया। ये सब देखकर प्रिंसिपल गुस्से भरी निगाहों से मेरी तरफ देखने लगा और मेरे एक तमाचा दे मारा और कहा कि तुम्हें जितना काम कहा था, तुमसे उतना क्यों नहीं हुआ। तभी पुलिस ने कहा कि यह सब क्या हो रहा है, सच सच बताओ। तभी प्रिंसिपल ने कहा कि दरअसल में स्कूल की आड़ में धंधे का काम करता हूं। दरअसल हमारे स्कूल में कोई भी स्कूल खूबसूरत लड़की एडमिशन लेती है तो मैं उसे पर्सनल ट्यूशन नेता हूं और उसको इम्प्रेस कर लेता हूं, और उसके बाद उसके पेरेंट्स को कहता हूं कि इसे हमारे घर पर ट्यूशन करने के लिए भेज दिया करो, ताकि मैं इसे और ज्यादा पढ़ा सकूं। बेचारे पेरेंट्स तो इस लालच में आ जाते थे कि हमारी बच्ची ज्यादा पढ़ेगी तो ज्यादा कामयाब होगी। जब वह लड़की हमारे घर पर आ जाती तो मैं कुछ लड़कों को बुलाकर उसके साथ बलात्कार करवाता और फिर उसके बदले में हजारों पैसे कमा लेता था, और उसके बाद उस लड़के को मारकर हमारे पीछे के गार्डन में दफना देता था। जब घर वाले इसकी पूछताछ करते थे तो मैं बोल देता था कि लड़की तो हमारे घर पर ट्यूशन पढ़ने के लिए आई ही नहीं है। इस तरह सिलसिला चल रहा था। अब एक लड़की के साथ इतने सारे लोग एक साथ बलात्कार करेंगे तो वह चलाएंगे तो सही। इसीलिए शायद चिल्लाने की आवाज सुनकर यह लड़का अंदर आ गया और मेरा भांडा फोड़ दिया। अब पुलिस प्रिंसिपल अंकल को जेल में ले जा चुकी थी। जब मैंने घर आकर मां को यह सब बात बताई तो मैंने कहा कि तुमने बहुत बहादुरी का क्या है, लेकिन मुझे मेरी तारीफ के ज्यादा दुख हो रहा था कि न जाने कितनी लड़कियों को इस प्रिंसिपल ने शिकार बनाया होगा। और पिताजी भी कितने अनजान थे कि उस बंगले की रुखाली करते थे, ताकि उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि इस बंगले के अंदर आखिर होता क्या है। खैर, मैंने एक गहरी सांस ली और सोचते उस हुए सो गया कि न जाने दुनिया में कितने घटिया लोग रहते हैं। धन्यवाद।